हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल CEG एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इससे पहले गति चैप्टर कंप्लीट कर चुका है। अब इसके बाद हम अगले चैप्टर पर आते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है बल एवं गति के नियम। इस चैप्टर का नाम है बल एवं गति के नियम। हम ये चैप्टर इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ये कुल 2 वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रयोगशाला परिचारक के लिए, जहाँ पर सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन आने वाले। दोस्तों, कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं इसके जो साइंस का सिलेबस है उसमें 60 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो हम कक्षा 9वीं का हम गति चैप्टर उठाए थे, उसके बाद हम उसका अगला चैप्टर उठा रहे हैं, बल एवं गति के नियम। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग को बल के बारे में पढ़ना है। तो बल क्या चीज़ है, तो हम लोग उसका बेसिक तो जानते हैं। दोस्तों, कि कोई भी जो वस्तु है वो रखी हुई है, अब वो स्थिर अवस्था में है, उसको जब तक हम धक्का नहीं देंगे या फिर खींचेंगे नहीं तो क्या होगा, वो मतलब इधर उधर गति नहीं करेगा वो। तो हमको या तो उसको धक्का देना पड़ता है या तो खींचना पड़ता है। मतलब उसको कुल मिला के हम उसको बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे मान के चलो कोई मतलब क्रिकेट मैच चल रहा है, उसमें कोई बैट्समैन है, उसने क्या किया, बॉल को मारा। अब आप फील्डर हो तो क्या करेगा, मतलब बॉल आपके पास आ रहा है ना। अब बॉल को आप क्या करोगे, रोक रहे हो। मतलब बॉल पहले गति में था, उसके बाद अब बल लगा कर क्या कर रहे हो, उसको रोक रहे हो, बॉल को रोक रहे हो। तो यही दोस्तों बल जो है बेसिक वही है। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। क्या चीज़ है ये, तो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था, कोई भी वस्तु है उसकी स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था, ठीक है, स्थिर अवस्था हो चाहे गति अवस्था हो, उसमें परिवर्तन लाने वाला वह बाह्य कारक है वो। ठीक है, तो स्थिर अवस्था या गति अवस्था में जो परिवर्तन ला दे वो बाह्य कारक है वो। ठीक है, वही आपको मैंने एग्जांपल देके समझाया। दोस्तों, अच्छा, बल जो है उसको F से हम लोग शो करते हैं, फोर्स से F। ठीक है, तो F इक्वल्स टू क्या होता है, ma होता है। m क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान होता है, वस्तु का द्रव्यमान m। और a क्या होगा दोस्तों, तो उस वस्तु का त्वरण। तो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु a त्वरण से चल रही है तो हम ये मान के चलते हैं उस पर F फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स लग रहा है मतलब बल लग रहा है। अच्छा, बल का जो SI पद्धति में उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, और उसका CGS पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो डाइन होगा। हमने पढ़ा है दोस्तों कि दूरी में मतलब दूरी, विस्थापन, चाल, वेग के लिए हमने CGS पद्धति और SI पद्धति दोनों पद्धतियों में हमने उसका मात्रक पढ़ा है। तो बल के लिए भी बिल्कुल वही है कि उसका न्यूटन उसका क्या है, SI पद्धति में मात्रक है, और डाइन उसका CGS पद्धति में मात्रक है। इसमें आपस में कुछ संबंध है कि 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। दोस्तों, 10⁵ डाइन के बराबर 1 न्यूटन होगा। ठीक है, तो ये हम बल के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा हम अगला टॉपिक पर चलते हैं, घर्षण बल। तो घर्षण बल भी एक तरह का बल ही है। अच्छा, घर्षण से तो हम लोग जानते हैं कि जैसे 2 सतह है, कोई भी 2 सतह है। ठीक है, जैसे कोई एक प्लेट रखी हुई है, उसके ऊपर एक और आप प्लेट रख देते हो, मतलब स्टील की जो बड़ी बड़ी प्लेटें आती है उस प्लेट के ऊपर एक और प्लेट आप रखते हो। ठीक है, अच्छा ये एग्जांपल छोड़ते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, तो क्या होता है कि जो गाड़ी के जो पहिए होते हैं वो रोड पर घर्षण बल की वजह से चल पाते हैं। पहिए जो हैं वो मतलब रोड घर्षण बल होगा तभी वहाँ पर चल पाएगा। मतलब एक एग्जांपल ये भी सोच सकते हो कि अगर मान के चलो कि कोई ऐसा सतह हो जो एकदम प्लेन हो। अच्छा, हम लोग रोड बताए तो रोड तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा खुरदुरा होता है ना सतह उसका। अगर कोई ऐसा सतह जैसे टाइल्स एक मान के चलो, है ना, तो टाइल्स तो फिर भी बहुत प्लेन है। कोई ऐसा सतह जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेन हो, तो आप मतलब जैसे टाइल्स के ऊपर आप क्या करोगे, तेल छिड़क दोगे, तो क्या आप वहाँ पर चल पाओगे दोस्तों, आप नहीं चल पाओगे। तो घर्षण बल अच्छा है कि बुरा है, तो घर्षण बल अच्छा है। बहुत ज़्यादा घर्षण बल नहीं होना चाहिए, लेकिन घर्षण होगा तो ही इंसान चल पाएगा, गाड़ी रोड पे चल पाता है। ठीक है, और मतलब रोड पे जो भी गाड़ी, साइकिल, मोटर, ये सब जो चल रहे हैं वो घर्षण बल के उसके फ़ायदे की वजह से चल पा रहे हैं। अगर
उतना बहुत चिकना सतह होता तो हम बिल्कुल नहीं चल पाते उस पर, ये हमारे लिए नुकसान हो जाता, हम चल नहीं पाते। तो घर्षण बल क्या है, उसका परिभाषा क्या है दोस्तों? गतिमान वस्तु की विपरीत दिशा में। अच्छा, सबसे पहले तो क्या है कि घर्षण बल काम किधर करेगा, तो कोई भी वस्तु जो है वो मतलब गतिमान है, ठीक है। जैसे रास्ते पे कोई गाड़ी एक दिशा में चल रही है, तो जिस दिशा में वो चल रही है घर्षण बल हमेशा उसके पीछे में काम करेगा। आप भी जैसे चलते हो, मैं भी जैसे चल रहा हूँ, तो जैसे मैं पैर को रखता हूँ ज़मीन पे, तो मैं आगे की ओर मतलब जाने के लिए प्रयास करता हूँ, तो उसी सिलसिले में क्या होता है कि घर्षण बल जो होता है वो पीछे की ओर काम करता है, ठीक है। तो वस्तु जिस दिशा में गति कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में क्या होगा, घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, तो घर्षण बल का जो मान है किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, तो सतहों की प्रकृति पर निर्भर कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। घर्षण बल का जो मान है वो सतहों की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। अगर सतह जैसे मान के चलो हम रेत में चलेंगे तो हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। चल हम पाएंगे लेकिन हमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, घर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पर। जैसे हम टाइल्स पे चल रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम ताकत लगा रहे हैं, कम बल लगा रहे हैं, है ना, हम थोड़ा आसानी से चल पा रहे हैं। और अगर कोई ऐसा सतह जहाँ पर तेल, जैसे टाइल्स के ऊपर तेल मैंने आपको बताया था, अब थोड़ा सा भी ताकत लगाओगे ना तो आप गिर जाओगे वहाँ पर, क्योंकि घर्षण बल वहाँ पर बहुत कम है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाओगे वहाँ पर, ठीक है। तो घर्षण बल एक तरह से फ़ायदे का भी काम करता है और कुछ जगह पे नुकसान का भी काम करता है। और ये इसका मान जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, तो सतहों की प्रकृति के हिसाब से ये बदलते रहता है, ठीक है। रेत पर अलग होगा, मिट्टी पर अलग होगा, ठीक है, टाइल्स पर अलग होगा। तो ये हमारा घर्षण बल टॉपिक। इसके बाद हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है जड़त्व। अच्छा देखो, मैंने अब बल के बारे में बताया था, F=ma बताया था आपको, ठीक है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जो ये जो आता है दोस्तों कहाँ से आएगा, तो ये न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं, ठीक है। अच्छा, एक गति का समीकरण भी है जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, है ना। गति चैप्टर में हम गति के 3 समीकरण पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा पढ़े थे? V=u + at, S=ut + ½ at², और तीसरा था v² - u² = 2as। 3 हमने गति के समीकरण पढ़ा है और इसके बारे में डिटेल मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको दे चुका हूँ, ठीक है। तो वो गति का 3 समीकरण था। अब इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गति के 3 नियम पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसको न्यूटन ने दिया है। न्यूटन के गति के 3 नियम हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो गति का जो द्वितीय नियम है वहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, F=ma निकालेंगे। अब मैं बल का टॉपिक अभी पढ़ाया तो साथ में उसको कवर कर दिया हूँ, लेकिन हम उसको कहाँ से निकालते हैं, तो गति के द्वितीय नियम से हम F=ma निकालते हैं, ठीक है। अब जो जड़त्व हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये आएगा गति के प्रथम नियम में, ठीक है। तो मैं अभी उसको आगे पढ़ाऊँगा, फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जड़त्व क्या चीज़ है। तो एक चीज़ तो आप जानते हैं कि जैसे आप कोई बस में आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है, बस एक निश्चित गति से चल रही है, ठीक है, आप उसमें बैठे हुए हो। बस अचानक से अगर ब्रेक मारती है तो क्या होता है दोस्तों, आपका जो शरीर है वो क्या होगा, आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है, आगे की ओर झुक जाता है। और जैसे बस अगर खड़ी हो और आप उस बस पर बैठे हो, खड़ी बस पर बैठे हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही अचानक से बस अगर चलना स्टार्ट करेगी तो आपका जो शरीर है वो क्या होता है, पीछे की ओर चले जाता है, ठीक है। तो ये जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व बेसिकली क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु, संसार में कोई भी वस्तु है ना, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर में रहना चाहती है वो, मतलब वो स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर में ही रहना पसंद करेगी, ठीक है। वो उसका जड़त्व है जिसकी वजह से वो स्थिर में रहना पसंद कर रही है। और कोई वस्तु अगर गतिमान अवस्था में तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। मतलब वो तब तक होगा जब तक कि आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाओ। जैसे अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही तब तक रहेगी जब तक आप उस पर क्या करोगे, बाह्य मतलब बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे, तब तक वो स्थिर में रहेगी। और जैसे ही बल लगाओगे क्या हो जाएगा, वो गतिमान होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर वो कोई वस्तु गतिमान है तो वो तब तक गतिमान में रहना पसंद करेगी जब तक उस पर आप बाह्य बल ना लगाओ, ठीक है। जैसे ही बाह्य बल लगाओगे तो या तो वो और गतिमान हो जाएगी या तो क्या होगी, रुकना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। तो ये जड़त्व मतलब वो अपने स्थिर अवस्था या
गतिमान अवस्था में रहना पसंद करती है, कोई भी वस्तु संसार की। ठीक है, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं क्या है कि वस्तु अपनी स्थिति, ठीक है, चाहे वो गति में हो चाहे वो विराम में हो, ठीक है, उसमें तब तक बनी रहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करें। बिल्कुल वही चीज़ बोल रहा है दोस्तों जो मैंने अभी आपको समझाया एग्जाम्पल लेके, कि वस्तु अपनी स्थिति चाहे वो गति में हो चाहे विराम में हो तब तक बनी रहती है जब तक कि बाह्य बल उसकी स्थिति में परिवर्तन उत्पन्न ना करे। कोई बाह्य बल है जो वस्तु स्थिर है उसको वो गतिमान अवस्था में लाएगी, और कोई वस्तु जो गतिमान है उसको स्थिर अवस्था में ला सकती है। ठीक है, तो जड़त्व का तो मतलब आप समझ गए कि जड़ता से उसका मतलब वर्ड निकला है जड़ता से, कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है जब तक इस पर कोई बाह्य बल ना लगे। ठीक है, अगला क्या है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। वही बताना चाह रहा था दोस्तों कि स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहना चाहती है। ठीक है, चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील। ठीक है, वस्तुओं की यह प्रकृति ही जड़त्व होती, इसी को बोलते हैं जड़त्व, जो मैंने आपको अभी समझाया। उसके बाद क्या है, अच्छा जड़त्व का जो मान है वो किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसके लिए एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जैसे एक बॉटल मतलब दो बॉटल लेते हैं, एक बॉटल में मतलब पूरी तरीके से पानी भर देते हैं, रेत भर देते हैं, चलो ठीक है, और एक जो बॉटल दूसरा वो क्या है खाली है। अब एक काम करते हैं कि पहला वाला जो मतलब पहला जो खाली बॉटल है उसको अपन गिराने का प्रयास करते हैं कम बल से, और दूसरे बॉटल को गिराने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों किस में हम लोग को ज़्यादा ताकत लग रहा है, किस में हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है। तो दोस्तों कॉमन सी बात है कि ये जो जिस बॉटल में पानी भरा हुआ है, रेत भरा हुआ है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ रहा है, ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा बल लगाना पड़ रहा है, तो उसका जो जड़त्व होगा वो ज़्यादा होगा। तो सीधी सी बात क्या है कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होता है उसका जड़त्व ज़्यादा होता है। अब एक छोटे से पत्थर को हिलाना और एक बहुत बड़ा पत्थर को हिलाना है ना, छोटे से पत्थर को आप आसानी से हिला सकते हो है ना, तो उसका क्यों, उसका जो जड़त्व है वो क्या है, कम है। और बहुत बड़ा पत्थर है उसको हिलाने के लिए आपको क्या है, बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगी, आप हिला भी नहीं पाएंगे है ना, उसको मतलब बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। ठीक है तो वो जड़त्व निर्भर किस पर कर रहा है, तो वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये दोस्तों जड़त्व है, और यहीं से जो गति का प्रथम नियम है, ठीक है, गति के 3 नियम न्यूटन के, तो गति का प्रथम नियम यहीं से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। हम इसके बाद आगे इसका मतलब पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फिलहाल अभी हम अगले टॉपिक पर चलते हैं, संतुलित और असंतुलित बल। दोस्तों ये तो सुन के ही समझ में आ जाएगा आपको कि संतुलित बल किसको बोलेंगे, ठीक है, और असंतुलित बल किसको बोलेंगे। तो देखो संतुलित बल किसको बोल रहे हैं, जैसे कोई वस्तु रखी हुई है, अब उस वस्तु पर मान के चलो इतने प्रकार के बल लग रहे हैं, या एक प्रकार का बल लगे, या 2 प्रकार का बल लगे, या फिर 10 प्रकार के बल लगे। ठीक है, अगर वो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो इसका मतलब वो संतुलित अवस्था में है, मतलब उस पर जितने भी बल लग रहे हैं उसका सबका अगर परिणामी बल निकालो, ठीक है, तो वो क्या होगा, 0 होगा। मतलब उस वस्तु पर कोई बल फिलहाल नहीं लग रहा है परिणामी के रूप में। ठीक है, अगर वस्तु गतिमान में है तो उस पर कोई ना कोई परिणामी बल लग रहा है। परिणामी बल को हम कैसे समझ रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के ऊपर 10 प्रकार के बल लग रहे हैं तो सभी बलों का जो मान होगा वो किसी एक दिशा में थोड़ा सा बल कुछ ना कुछ लग रहा है, तभी वो वस्तु गतिशील है। ठीक है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो अगर उस पर जितने ही बल लग रहे हों वो क्या है, सभी बलों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसी परिणामी बल को दोस्तों हम लोग नेट बल भी बोलते हैं, कि किसी वस्तु पर अगर नेट बल 0 है इसका मतलब वो स्थिर अवस्था में है, या फिर वो गतिशील भी अवस्था में हो सकती है, लेकिन वो उसी स्पीड से चलती रहेगी। ठीक है, उस पर नेट बल जो है वो 0 है, तो वो वस्तु अगर स्थिर में है तो स्थिर रहेगी, और गतिमान में है तो गतिमान रहेगी। जैसे चल रही है वो वैसे ही चलेगी, जितने वेग से चल रही है उतने वेग से ही चलेगी। ठीक है, नेट बल। दूसरा असंतुलित बल आपको मैं बता रहा था कि उस पर क्या है, कोई परिणामी बल लग रहा है, मतलब आप 10 प्रकार के बल लगा रहे हो और सभी का जो उसका जो योग होगा, योग मतलब ऐसा योग नहीं बोलते दोस्तों उसको, उसका मतलब सदिश योग बोलते हैं उसको, तो उस पर क्या एक परिणामी बल निकल कर आता है। ठीक है,
तो वो परिणामी बल किसी न किसी दिशा में उस पर लग रहा है और वो उसी दिशा में क्या कर रही है, गति कर रही है दोस्तों। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंतुलित बल। जैसे अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे ज़मीन पर कोई वस्तु रखी हुई, ठीक है, तो दोस्तों उसके ऊपर से कौन सा बल लग रहा है, उसके ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, अच्छा, बल इक्वल्स टू क्या होता है, F इक्वल्स टू क्या होगा, ma होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल तो a की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, g हो जाएगा। जो स्मॉल g उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। जैसे F इक्वल्स टू ma में जो a त्वरण था, तो वैसे ही F इक्वल्स टू mg में g क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। और m तो द्रव्यमान ही है वस्तु का, यानी कि कोई वस्तु को अगर आप ऊपर से छोड़ते हो ज़मीन पर, ठीक है, तो उस वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो mg लग रहा है। m उसका द्रव्यमान है और g उसका गुरुत्वीय त्वरण है दोस्तों, जिसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो कोई वस्तु है जो ज़मीन पर रखी हुई है, अब उसके ऊपर से कितना बल लग रहा है, तो उसके ऊपर से गुरुत्वीय जो बल लगेगा वो mg लगेगा, ठीक है, mg, F इक्वल्स टू mg, ठीक है, मतलब नीचे की ओर उस पर बल लग रहा है, ठीक है। अब ज़मीन क्या कर रही है दोस्तों, ज़मीन जो है उस वस्तु को ऊपर की ओर बल लगा रही है, ठीक है, उतना ही बल लगाएगी जितना बल mg ऊपर से नीचे की ओर लग रहा था, उतना ही बल ज़मीन वस्तु के ऊपर की ओर लगाएगी। तो क्या होता है, ये बल जो है वो आपस में संतुलित हो जाते हैं, ठीक है। ये संतुलित वाला केस है, तभी क्या है, वस्तु एक जगह पर स्थिर रखी हुई है, कुर्सी जो है या टेबल है जो एक जगह पे स्थिर रखा हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ जैसे हाँ, जैसे कोई पेड़ पर अगर फल है, तो फल लटका हुआ है दोस्तों, उस पर ऊपर से कौन सा बल लग रहा है, तो F इक्वल्स टू mg बल लग रहा है। m उसका द्रव्यमान होगा फल का और g उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा, ठीक है। लेकिन जो उसकी जो पेड़ की जो टहनी होती है ना, जो फल की जो जस्ट पास में होती है उसकी टहनी छोटी सी, वो उसको ऊपर की ओर खींच रही है, ठीक है, ऊपर की ओर खींच कितना रही है, तो वो भी F इक्वल्स टू mg बल ही लगा रही है, उतना ही बल लगा रही है जितना ऊपर से नीचे की ओर लग रहा था, उस फल के ऊपर भी उतना ही बल लग रहा है ऊपर की ओर, तब जाके वो स्थिर लटकी हुई है, ठीक है। अब ये तो हुआ संतुलित बल का एग्जाम्पल। अब असंतुलित बल का हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। जैसे कोई गाड़ी है, वो रोड पे चल रही है, ठीक है, तो उस पर हम क्या करते हैं, एक्सेलरेटर देते हैं। तो उसमें क्या हो रहा है दोस्तों कि गाड़ी के ऊपर एक बल लग रहा है किसी एक दिशा में, तो वो उस दिशा में गति कर रही है, तो इस बल को हम असंतुलित बल बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी क्या है, मतलब स्थिर अवस्था में नहीं है, वो चल रही है वहाँ पर, ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में उस पर बल लग रहा है, किसी एक दिशा में उस पर बल लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे असंतुलित बल। इसके बाद हम आगे चलते दोस्तों। तो नेट बल के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का परिणामी बल है, ठीक है। कोई भी वस्तु है उस पर जितने भी बल लग रहे हैं, चाहे 4 लगे, 5 लगे, 10 लगे, 2 लगे, तो उसका परिणामी है, ठीक है। परिणामी बल उसी को बोलेंगे नेट बल को। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम आएंगे न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ठीक है। तो मैंने आपको न्यूटन की गति के नियमों के बारे में इतना बताया कि न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, ठीक है। गति के 3 समीकरण भी होते हैं, जिसको हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है, और ये गति के नियम है। वो क्या था, गति का समीकरण, ये क्या है, नियम है। किसने बनाया, तो न्यूटन ने बनाया, ठीक है, गति का 3 नियम। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। और जो जड़त्व की परिभाषा हमने उस टाइम पे पढ़ी थी, बिल्कुल वही जो है वो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। तो क्या है न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या है, तो ये वही चीज़ है दोस्तों कि कोई वस्तु चाहे स्थिर हो चाहे गतिमान हो, ठीक है, कोई वस्तु जो है वो स्थिर हो या गतिमान हो, वो तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, यानी कि तब तक वो स्थिर रहेगी या गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। यही है जड़त्व का नियम, ठीक है, और इसी को बोलते हैं हम लोग गति का प्रथम नियम। क्या बोल रहा हूँ, तो कोई वस्तु स्थिर हो या गतिमान हो, तो वो तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, ठीक है, तब तक अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगी, मतलब तब तक वो स्थिर ही रहेगी या गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए,
ठीक है, यही है गति का प्रथम नियम और इसी को बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछता है कि इनमें से जड़त्व का नियम किसको बोलते हैं। फिर ऑप्शन में आपको दे देगा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, उसका द्वितीय नियम, उसका तृतीय नियम, ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देते हैं उन लोग। तो ये है गति का प्रथम नियम जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्यरत ना हो। बिल्कुल सही बोल रहा है, असंतुलित बल को अपन लोग ध्यान देंगे कि असंतुलित बल कार्य करेगा तभी तो जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर अवस्था से हट जाएगी। ठीक है, अगर संतुलित बल कार्य करता है उसके ऊपर तो स्थिर में ही रहती ना, तो असंतुलित बल से वो स्थिर अवस्था से हट जाएगी। या गतिमान अवस्था में है तो उस पर अगर असंतुलित बल कार्य करता है तो वो अपने गतिमान अवस्था से हट जाएगी या धीरे थोड़ा स्लो हो जाएगी या और स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, ये चीज़ है। इसी को हम लोग बोलेंगे जड़त्व का नियम बोलेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और ये दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का आखिरी टॉपिक है। इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, उसमें ये बल एवं गति का नियम वाला जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हमारा रैखिक संवेग। ठीक है, रैखिक संवेग है बेसिकली संवेग को ही हम लोग बोलते हैं। ये रैखिक संवेग मतलब एक रेखा में संवेग मान के चलो, संवेग ही है वो चीज़। ठीक है, संवेग को हम लोग दोस्तों किससे दर्शाएंगे, पी से दर्शाते हैं। ठीक है, पी से दर्शाएंगे और पी इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी। एम क्या होता है दोस्तों, वस्तु का द्रव्यमान। वी क्या होगा, तो उस वस्तु का वेग। ठीक है, कोई जो एम द्रव्यमान की वस्तु है वो वी वेग से चल रही है। ठीक है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु है वी वेग से चल रही है तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू एम वी। ठीक है, ये इसका संवेग हो जाएगा। अच्छा, इसका अब हम लोग क्या करेंगे, मात्रक बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो m जो द्रव्यमान है उसका मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, और v जो है उसका मात्रक क्या होता है, तो हमने पिछले गति चैप्टर में पढ़ा है कि v का मात्रक, वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या होगा दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वही मैंने आपको लिखा है। अच्छा, अब ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब पूछता है तो ऐसा क्वेश्चन अदिश है कि सदिश है करके पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सदिश है या निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो अदिश है करके। तो 3 ऑप्शन आपको या तो सदिश का दे देगा और एक ऑप्शन आपको अदिश का देगा और अदिश पूछ लेगा, है ना। उसी तरीके से सदिश के लिए भी वो कर देता है, 3 ऑप्शन आपको सदिश दे देगा और एक अदिश पूछ लेगा। ठीक है, तो दोस्तों m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान जो है वो क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि उस द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता ना। अगर द्रव्यमान 50 kg है तो मेरा कोई दिशा थोड़ी है ना। तो मतलब द्रव्यमान जो है वो अदिश राशि है। v जो है वेग है, हमने गति चैप्टर में पढ़ा है कि वेग जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। चाल जो होगा वो क्या होता है, अदिश राशि होता है, लेकिन वेग क्या होता है, सदिश राशि होता है। और जहाँ भी ऐसे 2 m इंटू वी ऐसे हम लोग किए, उसमें अगर कोई एक भी अगर क्या आ गया, सदिश आ गया ना, तो क्या होता है, वो राशि जो होती है सदिश हो जाती है। तो इस तरीके से जो P संवेग है वो क्या होगा, सदिश राशि होगा। ठीक है। अच्छा, संवेग की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी, तो ये दिशा वही दिशा होगी जो वेग की दिशा होगी। आपको पहले ही बताया कि कोई m द्रव्यमान की वस्तु है वो v वेग से चल रही है ना। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है, तो जिस दिशा में वेग से चल रही है वो वही तो संवेग की दिशा होगी ना। ठीक है, तो संवेग जो होगा वो वेग की दिशा में होता है। अच्छा, इसका हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं दोस्तों कि एक बाइक है और एक ट्रक है। एक बाइक है और एक ट्रक है, उसमें भी लोडेड ट्रक है मान के चलो। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान, बाइक का द्रव्यमान कम होगा दोस्तों। आपको इतना तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बाइक का द्रव्यमान जो होगा वो कम होगा। अब जो ट्रक है वो बहुत भारी भरकम, उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, दोनों एक ही वेग से चल रही है। ठीक है, मान के चलो बाइक है वो 100 किलो का है, 100 किलोग्राम का है, और ट्रक जो है वो 1000 किलोग्राम का। एक मोटा मोटी एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो द्रव्यमान यहाँ पर ज़्यादा हो गया ट्रक का, बाइक का द्रव्यमान कम है, दोनों एक ही वेग से चल रही है, चलो, है ना।
तो क्या होगा, m गुणा v, ठीक है, m गुणा अगर v करोगे तो क्या होगा, संवेग किसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर ट्रक का संवेग ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसी मतलब ये जो मोमेंट, उसी को मोमेंटम बोलते हैं कि मतलब संवेग यहाँ से पता चल जाएगा आपको कि किसका ज़्यादा है करके। m गुणा v करोगे तो आप वहाँ से पता कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। अब जिसका संवेग ज़्यादा होता है उसका क्या होगा, प्रभाव भी ज़्यादा होता है। कोई बाइक वाला किसी चीज़ को ठोकेगा और कोई ट्रक ठोकेगा तो दोनों में आप उसका अंतर समझ सकते हैं, ठीक है। उसका प्रभाव जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि कोई बॉटल है, ठीक है, एक मतलब खाली बॉटल है, एक बॉटल में रेत भरी हुई है, तो खाली बॉटल है, उससे किसी चीज़ को मतलब किसी अगर खाली बॉटल से अगर किसी इंसान को मारा जाए, मान के चलो ऐसे ही, ठीक है, तो उसको उसमें ज़्यादा लगेगा कि जो भरी हुई बॉटल, पानी की बॉटल या रेत से भरी हुई जो बॉटल है उसमें अगर मारेंगे तो उसमें ज़्यादा लगेगा, ठीक है। वेग दोनों का समान रखेंगे। अब यहाँ पर द्रव्यमान तो अलग अलग हो गया है, क्योंकि खाली बॉटल है उसका द्रव्यमान कम होगा और जो भरी हुई बॉटल है उसका द्रव्यमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसमें प्रभाव किसका ज़्यादा उत्पन्न होगा, तो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जो भरी हुई बॉटल है उसका प्रभाव ज़्यादा उत्पन्न होगा, है ना। उसका द्रव्यमान गुणा वेग करोगे, द्रव्यमान ज़्यादा है खाली बॉटल की तुलना में, तो उसका प्रभाव भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोस्तों ये हम रैखिक संवेग के बारे में हमने पढ़ लिया। हमने आज के टॉपिक में बल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बल के बारे में पढ़ा है। उसके बाद घर्षण बल भी पढ़ लिए हम। उसके बाद जड़त्व, संतुलित बल एवं असंतुलित बल, है ना। न्यूटन की गति का हम प्रथम नियम पढ़े और रैखिक संवेग को हम बस परिभाषित करके आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर के आऊँगा उसमें ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसका कॉन्सेप्ट जो अपन ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद अपन उसके अभ्यास के क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। मैं आप लोगों को जो कक्षा 9वीं की किताब है वहाँ से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि प्रयोगशाला परिचारक में साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो सिलेबस, जो इसका सिलेबस है, जहाँ 60 क्वेश्चन जो साइंस से आने वाले हैं, तो वो सीजी बोर्ड का जो बुक होता है कक्षा 9वीं 10वीं का, तो यहीं से ही आने वाला है करके। तो मैंने सबसे पहले इसी को स्टार्ट किया है दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, जो 9वीं और 10वीं के जो साइंस का सिलेबस है हम उसको कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, हम और दूसरे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो और एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो हम उसकी तैयारी में उसके बाद करेंगे। लेकिन पहले हमको यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है, जिससे हमारा 60 क्वेश्चन हम मतलब 60 में से जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों, ठीक है। 1 2 4 क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन तो उन लोग खुद ऐसा देते हैं कि कोई बना ना सके करके, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम 55 से 60 के बीच में हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और बिल्कुल हमारा सही जाए एकदम कॉन्सेप्ट से। हम बेसिक से हम आप लोगों को बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। मान के चल रहा हूँ आप लोगों को कुछ नहीं पता साइंस के बारे में, ठीक है, उस हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब जिनको आता है वो तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे साइंस। वैसे 9th और 10th का साइंस है, लगभग सभी लोग जितने लोग प्रयोगशाला परिचारक के लिए भरे हैं सभी फॉर्म भर के आए हैं, मतलब ग्रेजुएट होंगे, 12वीं पास होंगे, उनको पता होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर समाप्त करता हूँ। इसके बाद हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा।